उस नेशनल पार्क में मैं अपने गाइड के साथ गया था। उसने हमें काफी जगह दिखाई, वहाँ की खासियत बताई। फिर जंगल के एक हिस्से की तरफ इशारा करते हुए कहता है, पिछले साल तक लोग वहाँ भी जाते थे। बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन अब वो पूरी तरह बंद पड़ी है, क्योंकि जंगल का वो हिस्सा फिर से जिंदा हो रहा है। हम अपनी जीप में बैठे थे और मैंने पूछा, जिंदा हो रहा है मतलब? इंसान जब भी इतिहास खोजने निकलता है, रह रहकर ऐसी चीजें सामने आती हैं जो बताती हैं कि तुम इंसान कितने मामूली हो। ये कुदरत अपने बनाए नियमों पर चलती है। गाइड ने बताया ये जंगल बहुत पहले से है और यहाँ का इतिहास उससे भी पुराना। हमें भी यहाँ की कहानियां अपने बड़ों से पता लगी। एक कहानी जो मुझे आज भी याद है, 1980 में यहाँ एक कपल आया था। उस लड़की को जंगल के उसी हिस्से में किताब मिली, जिसे पहले तो लड़के से छिपाने की कोशिश करी, पर वो किताब छुपने वाली नहीं थी। यहाँ से जाने के कुछ दिनों बाद वो दोनों फिर लौटे उस किताब के साथ। लड़के को इस बार कोई आइडिया नहीं था कि वो इसे फिर से यहाँ क्यों लेके आई है। इस बार कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उस लड़के ने बताया, मेरी दोस्त को एक किताब इसी जंगल से मिली। मैंने पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है इस बारे में? मेरी दोस्त अलमारी से बैग निकाल चुकी थी। उसके हाव भाव तेज थे, जैसे किसी मिशन पर हो। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ अलग, कुछ तेज। बिना मेरी तरफ देखे बोली, बिल्कुल यकीन है। तुमने वादा किया था कि तुम मेरे साथ चलोगे। जब उसने पहली बार ये ट्रिप प्लान की थी, मुझे लगा था एडवेंचरस होगा। वो हमेशा ऐसी चीजों की दीवानी थी, लेकिन इस बार जो हुआ वो बहुत भयानक था। हम जंगल के उस हिस्से में पहुंचे तो वो कैबिन मेरी उम्मीद से ज्यादा टूटा फूटा पड़ा था। लकड़ी सड़ चुकी थी, खिड़कियां तख्तों से बंद। पर फिर भी अजीब बात यह थी कि वो पूरा घर अब भी अपनी जगह पर खड़ा है, जैसे उस जमीन का हिस्सा हो। वो दरवाजा खोलते हुए मुस्कुराई, पहले तुम अंदर जाओ। अंदर अंधेरा था, छोटी छोटी खिड़कियां जिनसे धूल झड़ रही थी। मैंने खांसते हुए कहा, ये तुम कहाँ ले आई? वो हंस पड़ी, फिर कमरे के बीचों बीच जाकर बैठ गई और बैग खोल दिया। उसकी हरकतें बदल गई, हर काम बहुत सोच समझकर, जैसे पहले से प्लान किया गया हो। उसने एक एक करके मोमबत्तियां निकाली और हमारे चारों तरफ गोल घेरा बना दिया। सारी मोमबत्तियां जलाई। मैंने पूछा, ये सब क्या है? वो जवाब नहीं देती जब तक आखिरी मोमबत्ती नहीं जल गई। फिर वो खड़ी हुई और बोली, आज रात हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जो सच में होगा। मैंने जमीन की तरफ देखा, बेचैनी बढ़ने लगी। मतलब सेशन वगैरह करने आई हो क्या? वो हंसी, सीरियस मत बनो, ये कोई सेशन नहीं, एक रिचुअल है। उसने फिर से बैग में हाथ डाला और इस बार जब बाहर निकाला तो उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब थी। पहली नजर में तो कुछ खास नहीं लगा, पर जैसे ही उसने मुझे पकड़कर कहा, देखो, कमरे की हवा भारी हो गई। पुराने चमड़े का कवर, फटे हुए पन्ने और उस पर कुछ अजीब से निशान, जैसे किसी ने खून से लिखे हों। मैंने पूछा, ये क्या है? वो बोली, इसे खोलो। मैं थोड़ा झिझक गया। ये किताब कहाँ से मिली? वो हल्की सी मुस्कुराई, बस इतना कहा, ये शैतान की किताब है। मेरे गले में सांस अटक गई। वो आमतौर पर इन चीजों पर हंस देती थी, पर आज नहीं। आज उसकी आंखों में कुछ ऐसा था, जैसा वो जानती हो कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ये किताब तुम्हें कहाँ से मिली है? उसने कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता। फिर एकदम से आगे बढ़कर किताब मेरे हाथ में जबरदस्ती थमा दी। मायने रखता है तो बस ये कि इसके अंदर क्या है। मैंने नीचे देखा, कवर खुरदुरा था, जैसे कोई पुराना चमड़ा। तुम चाहती हो मैं मान लूं ये सब असली है? उसकी नजरें मेरी आंखों से हिली तक नहीं। बस इसे पढ़ो, प्लीज। उसके बोलने का अंदाज कुछ ऐसा था, मैं चाहकर भी मना नहीं कर पाया। हालांकि मेरे अंदर से हर सिग्नल कह रहा था, इस किताब को नीचे रखो और यहाँ से भागो। लेकिन मैं उसे ना नहीं बोल पाया। मैंने किताब खोली, कुछ पन्ने पलटे। शब्द किसी अनजान भाषा में थे, अजीब से निशान और आकृतियां जो ज्यादा देर देखने पर जैसे हिलती डुलती महसूस हो रही थी। ये तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा, मैं इसे नहीं पढ़ सकता। वो हल्के से मुस्कुराई, अभी नहीं, पर जल्दी ही समझ जाओगे। पन्ने पलटते रहो। मैंने फिर कुछ और पन्ने पलटे। हर पन्ने पर बेचैनी बढ़ती जा रही थी, निशान जैसे धड़क रहे हो, जैसे किताब सांस ले रही हो। मैं किताब बंद करना चाहता था,
लेकिन कोई अदृश्य ताकत मुझे पन्ने पलटने पर मजबूर करती रही। मेरी नज़र एक शब्द पर अटक गई, एक ऐसा शब्द जो मेरे दिमाग में धीरे धीरे बनता जा रहा था। उसी पल मैंने सुना, वो कुछ बुदबुदा रही है, बहुत धीमी सी आवाज में। तुम ये क्या कर रही हो? उसकी आंखें किताब पर जमी थी और उनमें एक अजीब चमक। वो बोली, ये काम कर रहा है। हाँ हाँ, काम कर रहा है। क्या मतलब? लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कमरे की हवा भारी होती जा रही थी, जैसे दीवारें धीरे धीरे पास आ रही हों। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। यार, अब मजाक बंद करो। और किताब झटके से बंद कर दी। जैसे ही किताब बंद हुई, वो भारीपन थोड़ा हल्का महसूस हुआ, पर पूरी तरह नहीं। चलो यहाँ से। उसका चेहरा उतर गया, लेकिन फिर उसने किताब वापस मेरे हाथों से ले ली। धीरे से बोली, अभी तो सब शुरू हुआ है, मुझ पर भरोसा रखो। मैं भरोसा नहीं करना चाहता था, पर उसकी आंखों में डर से ज्यादा यकीन था। वो फिर मोमबत्तियों के घेरे के बीच में झुक गई, किताब को अपने सामने रख दिया और उंगलियां कवर पर फेरने लगी। कुछ पल वो बस उसे देखती रही, जैसे किसी संकेत का इंतजार कर रही हो। मैं एकदम खामोश खड़ा रहा और फिर उसने बोलना शुरू किया। कुछ अजीब भाषा में बड़बड़ा रही थी, पर हर शब्द के साथ उसकी आवाज गहरी, तेज और डरावनी होती चली गई। कमरे की हवा बदल गई, मोमबत्तियों की लौ डगमगाने लगी और दीवारों पर अजीब अजीब साए बनने लगे। मैं बोलना चाहता था, रुको, पर आवाज जैसे गले में अटक गई। मैं बस खड़ा उसे देखता रहा। उसकी आवाज और जोर से गूंज रही थी, जैसे कोई और भी है जो उससे कुछ बोल रहा है। फिर अचानक वो रुक गई। एक पल को सब कुछ शांत हो गया। बस मेरे दिल की धड़कनें और तेज सांसें सुनाई देती हैं, बहुत तेज। और फिर एक और आवाज नीचे से आती है, जैसे जमीन के अंदर कुछ हलचल हो रही हो। ये आवाज क्या है? वो कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थी। एक गहरा लगातार गर्जन, जैसे जमीन के नीचे से कुछ विशाल चीज हिल रही हो। मैं पीछे हटने लगा। बस अब बहुत हुआ, हमें निकलना चाहिए। लेकिन वो हिली तक नहीं, बस खाली निगाहों से नीचे देखती रही। आवाज अब इतनी तेज थी कि पैरों के नीचे की जमीन कांप रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा। वो झटके से मेरी पकड़ से निकल गई। उसकी आंखें अब मेरी आंखों में थी और उनमें कुछ अजीब था, कुछ जंगली, कुछ पागलपन जैसा। वो बोली, तुम समझ नहीं रहे, यही तो हम चाहते थे। क्या बकवास कर रही हो? हमें जाना होगा। इतना ही बोला था कि अचानक से जमीन फट पड़ी। हम दोनों जोर से गिरे और नीचे से आने वाली वो आवाज अब इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। पूरा कैबिन उस आवाज में गूंज उठा। मैं झटके से उठ खड़ा हुआ और वो अभी भी वहीं थी, बिल्कुल हिलडुल नहीं रही। उसकी नजरें कमरे के बीचों बीच टिकी थी। मैंने उसकी नजर का पीछा किया और देखा, फर्श की लकड़ियां धीरे धीरे टूट रही हैं। पहले तो बहुत हल्का, फिर अचानक तेज। लकड़ी चरमराने की आवाज, जैसे नीचे से कोई चीज ऊपर धक्का मार रही हो। मैंने इंतजार नहीं किया कि नीचे से क्या निकलेगा। उसका हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगा। चलो अभी निकलते हैं। लेकिन उसने हाथ छुड़ाया। छोड़ो, मुझे ये देखना है ये क्या है। तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ से निकलना होगा। पर वो सुन ही नहीं रही थी और फिर उस टूटते हुए फर्श की तरफ मुड़ी। अंधेरे में से कुछ उठने लगा। पहले तो वो सिर्फ काली परछाई दिखी, फिर वो चीज हिलने लगी, मुड़ने लगी, जैसे कोई जिंदा चीज फर्श तोड़कर ऊपर आ रही हो। कमरे में एक अजीब सी सड़ांध भर गई, सड़ी लाशों जैसी बदबू। मैं चिल्लाया, चलो यहाँ से। लेकिन मेरी आवाज उस डरावनी आवाज में दबकर रह गई। वो चीज बड़ी होती गई। काली टहनियां जैसी शाखाएं दीवार और छत की ओर बढ़ रही थी। महसूस हो रहा था हवा में फैलती हुई परछाई मुझे खींच रही थी। मैंने अपने पैरों को जोर से जमाया, खुद को संभालने की कोशिश की। वो ताकत इतनी भयानक थी कि खड़ा रहना मुश्किल हो गया। मैंने अपनी दोस्त को देखा, वो किसी के कंट्रोल में थी। उसने फिर वही भाषा में कुछ फुसफुसाया, वही शब्द जो किताब में थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसकी बात सुन रही हो। अगले ही पल एक काली लपट जैसी टहनी उसकी ओर बढ़ी और उसके पैर में लिपट गई। वो हाँफ रही थी लेकिन चिल्लाई नहीं। बस उसकी आंखें फैल गई और वो चीज उसे फर्श की दरार की ओर खींचने लगी। मैं बिना सोचे दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा और पूरी ताकत से खींचा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी दलदल से इंसान को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ।
छोड़ दो, वो चिल्लाई, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। एक आखिरी झटके में मैंने उसे खींचकर बाहर निकाला। हम दोनों पीछे गिर पड़े, दीवार से जा टकराए। उसी वक्त वो चीज एक भयानक आवाज निकालते हुए गायब हो गई। फर्श अपने आप बंद हो गया, जैसे वहां कभी कोई दरार थी ही नहीं। कमरा एक पल के लिए एकदम खामोश, बस मोमबत्तियां कांप रही हैं। हम दोनों वहीं खड़े थे, सांसें तेज, दिल जोर से धड़क रहा है। मैंने कहा, हमें अभी निकलना होगा। पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई, धीमी लेकिन बहुत असामान्य। वो बोली, तुमने देखा, ये काम कर गया, सच में काम कर गया। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ा। तुम्हें क्या हो गया है? वो चीज तुम्हें खा जाती तो? वो हल्के से हंसी। अच्छा, पर खाई तो नहीं ना? वो बस हमें दिखाना चाहती थी। क्या तुम्हें महसूस नहीं हुआ? अभी तो हमने बस शुरुआत की है। मेरा दिल बैठ गया। उसकी आंखों में एक अजीब जंगलीपन, एक अजीब सी भूख थी। नीचे से फिर वही आवाज आई, धीमी पर जिंदा सी, जैसे वो चीज अब भी वही हो। वो धीमे से कहती है, हमें नीचे जाना होगा, देखना होगा कि वहां क्या है। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा, और तुम भी नहीं जाओगे। लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रही। वो कमरे के कोने की दीवार के पास गई और दीवार पर हाथ फेरने लगी, कुछ ढूंढने लगी। उसकी उंगलियां किसी किनारे से टकराई। वो एक छोटा सा छिपा हुआ दरवाजा था। उसने दरवाजा धीरे से खोला। अंदर एक संकरी सीढ़ी थी, जो नीचे अंधेरे में जा रही है। वो देखते ही बोली, बेसमेंट। जैसे सारे जवाब वहीं छिपे हों। मेरा मुंह सूख गया। मैं नीचे नहीं जाना चाहता था, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, उसने जमीन से एक अधजली मोमबत्ती उठाई और दौड़ती हुई सीढ़ियों की ओर चली गई। सीढ़ियों के मुहाने पर रुक के उसने पलटकर देखा, मुस्कुराई, और फिर वो अंधेरे में गुम हो गई। और पता नहीं क्यों मैं भी उसके पीछे चला गया। भगवान ही जाने मैंने ऐसा क्यों किया। नीचे जाते ही हवा एकदम भारी लगने लगी, गीली, बदबूदार, जैसे वहां सालों से सड़न और फफूंदी जमा हो। उसके हाथ में मोमबत्ती टिमटिमा रही थी, और उसकी रोशनी में अंधेरा और गहरा लगने लगा। सीढ़ियों के आखिर में नीचे पहुंचते ही मैं ठिठक गया। वो साधारण बेसमेंट नहीं था, बल्कि एक अजीब सा चैम्बर था, जिसकी दीवारें पुराने पत्थरों से बनी थी, जैसे किसी प्राचीन खंडर के अंदर आ गए हों। दीवारों पर वही अजीब निशान उभरे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे किताब में थे। मोमबत्ती की रोशनी में बस इतना ही दिख रहा था कि आगे अंधेरे में कई तंग गलियां फैली हुई हैं, एक भूल भुलैया जैसी। मैंने धीरे से पूछा, ये जगह क्या है? और वो एक सुरंग की तरफ बढ़ती गई। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी, जैसे किसी खजाने तक पहुंच गई हो। धीरे से बोली, कमाल है ना, यहीं तो सब खत्म होता है, और यहीं से शुरू। मैं कुछ कह पाता, उससे पहले ही वो सुरंग के अंदर गायब हो गई। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन जितना आगे बढ़ा, उतना ही अजीब सा महसूस होने लगा, जैसे कोई हमें देख रहा हो। हवा ठंडी होती जा रही थी, और हर एक कदम के साथ डर और गहराता चला गया। यार, थोड़ा धीरे चलो। लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने मुड़कर एक कोना पार किया, लगभग उससे टकरा ही गया था। वो वहीं खड़ी थी, एकदम जमी हुई। उसकी आंखें किसी चीज पर टिकी थी। मैंने उसकी नजर का पीछा किया, और जो देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। सामने अंधेरे में कुछ चीजें हिल रही थी, छोटी, झुकी हुई, बच्चों जितनी ऊंचाई की। पर चेहरे चेहरे इंसान जैसे नहीं थे। उनके चेहरे टेढ़े मेढ़े, शरीर मुड़े हुए, और आंखें हल्की नीली रोशनी में चमक रही थी। वो सांस रोके खड़ी है, कहती है, कितने खूबसूरत है। मैंने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा। क्या तुम पागल हो गई हो? हमें निकलना होगा यहाँ से। लेकिन वो वहीं देखती रही। वो चीजें अब हमारे करीब आने लगी। उसके चेहरे पर एक अजीब खुशी। देखो ना, देखो ना, ये असली है, सब कुछ असली है। मैंने कहा, मुझे परवाह नहीं, हमें यहाँ से निकलना है। मैंने उसका हाथ खींचा और पीछे की तरफ भागने लगा। लेकिन वो चीजें बहुत तेज थी, दीवारों पर रेंगते हुए ऐसे चल रही थी जैसे इंसान नहीं, कुछ और ही हो। उनमें से एक सीधे हमारे सामने कूदी, सुरंग का रास्ता रोक लिया। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा, और आंखें सीधी उसी पर टिकी हुई। वो चीज घुर्राई, एक गहरी गीली आवाज, जो सीने के अंदर तक उतर जाए। मेरी दोस्त उन्हें छूना चाहती थी। मैंने कहा, उसे मत छूना, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी उंगलियां उस चीज की त्वचा से छू गई, और वो आवाज
वो आवाज मैं आज तक नहीं भूल पाया, जैसे कोई कीचड़ में डूबता हुआ जानवर। एक गीली भयानक कराह की आवाज। वो चीज पीछे हट गई, पर हमला नहीं किया, सिर्फ अंधेरे में खो गई। दोस्त मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थी। देखा, ये हमें चोट नहीं पहुंचाने आए हैं, ये हमें रास्ता दिखाने आए हैं। ये सब किताब का हिस्सा है, अब तुम भी इसका हिस्सा बन गए हो। मैं पीछे हट गया। ये सब पागलपन है, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा। वो मुस्कुराई। नहीं, अभी नहीं, मुझे महसूस हो रहा है और भी है। और फिर आगे बढ़ गई उस भूल भुलैया की गहराई में। मैं उसके पीछे मजबूरी में चला गया। दीवारों के किनारे से वो जीव अभी भी हमें देख रहे हैं। उनकी आंखें चमक रही हैं, पर वो आगे नहीं बढ़े। बस इंतजार करते रहे, जैसे किसी खास पल का इंतजार कर रहे हो। हम एक और सुरंग से गुजरे। हवा अब बर्फ जैसी ठंडी हो गई और कानों में फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। पता नहीं असली थी या मेरे दिमाग की आवाजें। और फिर वो रास्ता खुला। एक और बड़ा कमरा था वहां। और जो मैंने देखा, हमारे चारों तरफ पिंजरे थे, जंग लगे टेढ़े, ऐसे जैसे किसी जीव की हड्डियों से बने हों। हर पिंजरे के अंदर कुछ था, कुछ इंसानों जैसा, कुछ जानवरों जैसा, और कुछ तो इतने भद्दे कि उन्हें देखकर उल्टी आ जाए। ऐसा लग रहा था जैसे हर डरावनी चीज जो कभी कल्पना में आई हो, वो सब यहाँ कैद है। मेरी दोस्त आगे बढ़ी। उसकी सांसें तेज हो गई। ये ये हमारा इंतजार कर रहे थे। मैंने उसके कंधे पकड़े। बस अब बहुत हुआ, यहाँ से निकलते हैं इससे पहले कि कुछ हो जाए। वो हंसी। पर यही तो मैं चाहती थी। मैं जैसे तैसे खुद को संभालते हुए ऊपर देखने लगा, लेकिन वो अब भी पागलों की तरह मुस्कुरा रही है। उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी दीवानगी थी। मैंने कहा, हमने कुछ बड़ा छेड़ दिया है, कुछ ऐसा जो हमारे बस का नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं और जानना चाहती हूँ। अब ये उसके लिए कोई खेल नहीं था। वो पूरी तरह उस चीज में खो चुकी थी, जैसे उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं। अचानक उन पिंजरों में बंद पड़े राक्षसी जैसी चीजें जोर जोर से तड़पने लगी। उनके शरीर पिंजरों से टकरा रहे थे, दांतों की आवाज गूंज रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। पर तभी एक पिंजरे के अंदर से हंसी की आवाज आई, भयानक और गूंजती हुई। वो जीव अपना सिर बार बार धातु पर मारने लगा। पिंजरा झुकने लगा था और कुछ ही सेकंड में वो टूट गया। और वहां से जो चीज बाहर निकली, लंबी और भयानक, वो हमारे पीछे का रास्ता रोककर खड़ी हो गई। और पहली बार मेरे दोस्त के चेहरे पर डर था। हम दोनों एक ही दिशा में भागे, भूल भुलैया के और अंदर की तरफ। सुरंगें और सक्रिय होती जा रही थी, दीवारें जैसे हमें दबा रही हों। पीछे से उस राक्षस की आवाज गूंज रही थी, भारी, गहरी, लगातार पास आती हुई। हर मोड़ एक जैसा लग रहा था। मुझे पता नहीं था कि हम कहाँ हैं। मैंने उसकी तरफ देखा। वो हाँफ रही थी, और उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक, जैसे उस डर में भी मजा आ रहा हो। हम एक मोड़ से मुड़े और सामने एक जीव खड़ा था, उससे भी बड़ा। उसका शरीर चिपचिपा था और उसके दो हाथों से ज्यादा हाथ थे। वो कुछ बोल ही रही थी कि मैंने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। हम एक तरफ कूदे और किसी तरह उस जानवर से बचकर एक और सुरंग में घुस गए। अब ये सुरंग नीचे की ओर जा रही थी, और नीचे जाते जाते हवा और बदबूदार होती चली गई। उसने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं पता, बस इन चीजों से दूर। सुरंगें खत्म ही नहीं हो रही, जैसे वो हमें और नीचे और अंदर खींच रही हो। और फिर सामने मुझे कुछ दिखा, अंधेरे में धातु की हल्की सी चमक। मैंने कहा, वो देखो। दोस्त कहती, वो लिफ्ट है। मुझे नहीं पता ये उसे कैसे पता चला, पर मैंने परवाह नहीं की। हम दोनों दौड़ पड़े। वो जीव हमारे पीछे थे। सामने एक छोटा सा कमरा आया। बीच में एक पुरानी जंग लगी लिफ्ट थी। उसका दरवाजा जालीदार था और साइड में एक हैंडल जैसा क्रैंक लगा था। मैंने कहा, अंदर चलो, ये ऊपर जाएगी। दरवाजा खींचा और एक आवाज के साथ खुल गया। हम कूदकर अंदर गए और दरवाजा बंद किया। ठीक उसी वक्त एक जीव हमारे पीछे झपटा। मैंने हैंडल पकड़कर पूरी ताकत से घुमाना शुरू किया। लिफ्ट की जंजीरें चरमराई और धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। नीचे वो सारे जीव जमा हो गए थे। उनकी लाल आंखें हमें घूर रही थी, चेहरे जाली पर दबे हुए। मैं बस हैंडल घुमाता रहा, दुआ करते हुए कि ये पुरानी मशीन हमें किसी तरह ऊपर पहुंचा दे। लिफ्ट ऊपर जाती रही, चरमराती हुई, कांपती हुई। नीचे वो जीव अंधेरे में गायब होने लगे। दोस्त मुस्कुराते हुए कहती है, हमने कर दिखाया, हमने उन्हें देखा, सच में देखा।
उसकी आंखों में पागलपन चमक रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप हैंडल घुमाता रहा। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर जा रही थी, दीवारें करीब आती गई और नीचे से आती उन राक्षसों की आवाजें धीरे धीरे मिट रही थी। लेकिन जितना हम ऊपर जा रहे थे, मेरे मन में उतना ही डर बढ़ रहा था। ऊपर क्या इंतजार कर रहा था हमारे लिए पता नहीं। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है, दीवारें कररा रही थी, जैसे किसी भी पल टूट जाएगी। वो अब भी नीचे झांक रही है, जैसे उसे अफसोस हो रहा हो कि वो वापस नीचे नहीं जा पा रही। उसने कहा, तुम समझ नहीं रहे, हम बस थोड़ा दूर थे, कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तभी लिफ्ट झटके से रुकी, ऊपर पहुंच चुकी थी। मैंने राहत की सांस ली और जालीदार दरवाजा खोल दिया। पहले वो बाहर निकली। वो कुटिया अब कुछ और ही लग रही थी, और अंधेरी, ठंडी, जैसे हम नीचे से कुछ साथ लेकर लौटे हों। लेकिन मुझे परवाह नहीं थी, मैं बस वहां से बाहर निकलना चाहता था। मैंने कहा, चलो, अब बहुत हो गया, और उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर खींचा। वो चली तो सही, पर बहुत धीरे, जैसे उसका मन अब भी उस अंधेरे में अटका हो। हम बरामदे तक पहुंचे। ठंडी रात की हवा चेहरे से टकराई, जैसे आजादी की झलक मिल गई हो। बस कुछ कदम और, कार वहीं खड़ी थी, खुले मैदान में। हमारा रास्ता साफ था। मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, पर अचानक से जैसे कुछ टकराया। मेरा पैर हवा में नहीं, किसी अदृश्य दीवार से जा लगा था। मैं पीछे लड़खड़ा गया। दोबारा कोशिश की, पर मुझे कुछ रोक रहा है। मैं बरामदे से बाहर नहीं जा पा रहा। उसने भी हाथ बढ़ाया, उसी जगह को छूने की कोशिश की। उसका चेहरा सख्त हो गया। वो धीरे से बोली, ये असली है। और तभी हमारे पीछे एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, तुम नहीं जा सकते। मैं खड़ा जम गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। दरवाजे में कोई खड़ा था, लंबा, सूखा और पूरी तरह कंकाल जैसा। उसकी हड्डियां पीली सड़ी हुई लग रही थी, और आंखों की जगह हल्की भूतिया रोशनी। उसने कहा, तुमने रास्ता खोल दिया है, नर्क के द्वार खुल गए हैं। मेरी दोस्त आगे बढ़ी, क्या मतलब है तुम्हारा? कंकाल ने सिर थोड़ा सा झुकाया, जैसे उसे ये मजेदार लगा हो। अब ये झोपड़ी तुम्हारी दुनिया का हिस्सा नहीं रही, ये नर्क से बंध चुकी है, और अब तुम दोनों में से एक को हमेशा के लिए यहीं रहना होगा। वो शब्द मेरे दिमाग में गूंज गए, हमेशा के लिए। दोस्त ने मेरी तरफ देखा, चेहरे पर मीठी सी मुस्कान। तुम समझते हो ना, तुम हमेशा सही काम करते हो। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, आंखों में चमक थी। मैं तुम्हारा ये बलिदान कभी नहीं भूलूंगी। मैं सन्न रह गया। बलिदान? वो सच में चाहती थी कि मैं अपनी जान देकर यहाँ फंस जाऊं ताकि वो बच जाए। मेरी नजरें सख्त हो गई। उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई थी। उसने कहा, रुको, पर उससे पहले ही मैंने उसे जोर से लात मारी। वो पीछे उड़ती हुई दरवाजे से टकराई, ठीक कंकाल के पैरों के पास जा गिरी। उसने हांफते हुए ऊपर देखा। कंकाल की हड्डी जैसे हाथों ने उसके कंधे को पकड़ लिया। वो चीखी, चिल्लाई, मदद करो, पर उसकी आवाज हवा में ही रुक गई। झोपड़ी कांपने लगी, दीवारें मरोड़ खा रही थी, फर्श में दरारें उभर आई, नीचे से लाल आग की रोशनी फूटने लगी, और वो हड्डियां उसे अंदर खींच रही थी, सीधे नरक के दिल में। और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैं बरामदे में खड़ा था। सामने अब कुछ भी नहीं था, ना झोपड़ी, ना दोस्त, बस खाली जमीन। मेरे आगे नीचे बस एक चीज पड़ी थी, वो शैतानी किताब। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसे उठाया। उसका चमड़ा गर्म था, जैसे जिंदा हो। बिना सोचे मैं मैदान के किनारे बने शेड की ओर चल पड़ा। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। मैंने फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदना शुरू किया। जमीन नरम थी, इसलिए गड्ढा जल्दी बन गया, बस इतना गहरा कि वो चीज हमेशा के लिए उसमें दफन हो जाए। गड्ढा तैयार होते ही मैंने वो किताब उसमें गिरा दी। मिट्टी धीरे धीरे उसे ढकती चली गई। जब सब भर गया, मैंने फावड़े से मिट्टी को दबा दिया, फिर माथे से पसीना पोंछा। थोड़ा आगे जंगल में एक पुरानी कुटिया थी। मैंने उस जगह पर कुछ इंसानों को देखा आते जाते। वहां बैठकर चैन की सांस ली। किताब को दफनाने के बाद मैं वहां से चला गया। हफ्ते भर बाद ही डरावने सपने शुरू हो गए। मेरी दोस्त का चेहरा दिखता था, वो जमीन के नीचे खिंच रही होती है, चेहरे पर डर, हड्डियां चटकने की आवाज, आग की लपटें और उसकी चीखें। मेरे गाइड ने बताया, भी कुछ सालों पहले खबर मिली, लोग कह रहे थे उस जंगल में फिर से अजीब चीजें हो रही हैं।
कुछ लोग गायब हो गए थे। किसी ने कहा रात में वहां कोई अजीब प्राणी दिखते हैं। न्यूज में भी आया था कुछ टीनेजर वहां पार्टी करने गए थे। वो वही जंगल का हिस्सा था। रिपोर्ट में कुटिया का नाम नहीं लिया गया, पर मैं जानता था वो वहीं थे। पुलिस को उनके शव मिले, टुकड़ों में बिखरे हुए। ऐसे लगे जैसे किसी जानवर ने नोच डाला हो, लेकिन वो इंसान का काम नहीं नहीं था। रिपोर्टर शांत आवाज में बोल रहा था, पर बैकग्राउंड में जो तस्वीरें चल रही थी, खून से सनी मिट्टी, फटी आंखें, वो सब कुछ बयान कर रही थी। फिर बताया गया एक लड़के की लाश नहीं मिली। शायद वो कुछ देर तक जिंदा था। पास के लोगों ने कहा उन्होंने किसी की हंसी और चीखें सुनी थी, बहुत देर तक, जैसे वो पागल हो गया हो। पुलिस ने कई दिन तलाश की, पर सिर्फ खून मिला, बहुत सारा खून। वो सब फिर से शुरू हो गया है। जो किताब दफनाई थी, किसी ने उसे ढूंढ लिया है। न्यूज वालों ने उस मामले को अनसुलझी गुत्थी कहकर बंद कर दिया। कहा किसी जंगली जानवर का अटैक था, पर हम जानते हैं वो क्या था। वो सब अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसी चीजें रुकती नहीं। वो अब भी वही है। जिसके हाथ वो किताब लगी है, अब तो भगवान ही उसकी मदद करे। इसलिए जंगल के उस हिस्से को बंद करना पड़ा, क्योंकि वो जगह फिर से जिंदा हो रही है। जो उस जगह गया वो फिर कभी वापस नहीं लौटा। आज के एपिसोड में बस इतना ही।